हेलो एवरीवन। आ गए सब लोग। चलो, कल हमने क्या देखा था? आर्क इलास्टिसिटी के सारे क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व किए थे हमने। अभी बहुत सिंपल पार्ट बचा हुआ है हमारा इसका, टोटल रेवेन्यू और टोटल आउटले मेथड। बराबर, टोटल आउटले और टोटल रेवेन्यू एक्चुअली सिमिलर ही है, उसमें कुछ ज़्यादा बदलाव नहीं है, लेकिन सिर्फ टोटल आउटले एज अ कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि जब मैं पेमेंट करता हूँ तो मैं मेरा आउटले हो रहा है, और कोई जब रिसीव कर रहा है उसको एज अ सप्लायर, जो सेलर है, उसको उसका रेवेन्यू मिल रहा है ना, पैसा मिल रहा है, तो रेवेन्यू होता है वो। तो बस वही है, ज्यादा कुछ मुश्किल है नहीं अभी इसके अंदर। जो इंपॉर्टेंट हमारे जो तीन मेथड थे, सिंपल फॉर्मूला मेथड, पॉइंट इलास्टिसिटी मेथड और आर्क इलास्टिसिटी, ये हमारा हो चुका है। ज्यादातर तो न्यूमेरिकल आपको आया तो सिंपल फॉर्मूला मेथड का और आर्क इलास्टिसिटी का ही आएगा। पॉइंट इलास्टिसिटी का तो ऐसे भी आने का चांस बहुत कम है, ना के बराबर है। टोटल रेवेन्यू टोटल आउटले में आ सकता है, ठीक है, इसमें नहीं बोल सकते कि आएगा ही नहीं, बट आया भी तो बहुत सिंपल होगा। चलो ठीक है, करना है स्टार्ट। चलो चलो, नेक्स्ट मेथड का नाम लिखो। तीन हो गए हमारे। नेक्स्ट मेथड हमारा डी, दैट इज टोटल आउटले मेथड। इसमें एक क्या खुशी की बात है पता है क्या? न्यूमेरिकल इंटरप्रिटेशन में हम पांच देखते थे ना, परफेक्टली इनइलास्टिक, रिलेटिवली इनइलास्टिक, यूनिट इलास्टिक, फिर रिलेटिवली इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक। तो इसमें परफेक्टली वाला पार्ट है ही नहीं, क्योंकि वो कैलकुलेट होगा ही नहीं। यहाँ पे वो सिंपल है, एक तो इलास्टिक या फिर इनइलास्टिक या फिर यूनिट इलास्टिक, बस इतना आसान है। बेसिकली आपको देखना है कि टोटल आउटले निकालना कैसे है ना। टोटल आउटले मेथड के पहले ये जानना होगा हमें कि टोटल आउटले निकालते कैसे। टोटल आउटले का सिंपल मतलब है, टोटल आउटले, इसका मतलब है क्वांटिटी इनटू प्राइस। कैसे? अरे ये पढ़ाने की भी जरूरत है क्या? पैसे लेके जा रहे हो जेब में कुछ सामान खरीदने को, आपने 10 कैडबरीज परचेस करी, एक कैडबरी की प्राइस है 5 रुपए, तो 50 रुपए गए ना, 50 रुपए का आउटले हो गया। उसमें कोई मुश्किल है ही नहीं, राइट? तो जितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हो और उसकी जो प्राइस है, उसका मतलब हो गया आपका उतना टोटल पैसा गया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो मैं, कितना पैसा गया है वो देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। सीधा सीधा एग्जाम्पल ही लेते हैं इसके अंदर। मान लो ₹10 की प्राइस पे आपने 100 क्वांटिटी परचेस करते थे, आप 100 की डिमांड थी, ठीक है, 100 क्वांटिटी। प्राइस बढ़ गई, ₹15 हो गई, डिमांड जो है वो घट जाएगी ना अभी, राइट? डिमांड हो गई मान लो 70 की। यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे आपको आउटले निकालना है दोनों में भी। मैं इसको लिखता हूँ सिचुएशन 1 या केस 1, इसको बोलेंगे केस 2। केस 1 में कितना है टोटल आउटले? केस 1 टोटल आउटले, टोटल आउटले इज इक्वल टू 10 इंटू 100 इज इक्वल टू 1000। और केस 2 के अंदर कितना है टोटल आउटले? निकालो। केस 2 में 15 इंटू 70 कितना आ रहा है? 15 इंटू 70 1050, राइट? यहां पे देखना होता है आपको, प्राइस इंक्रीज हो गई तो टोटल आउटले पे क्या इंपैक्ट आया। क्या देखना है आपको? प्राइस अगर बढ़ गई तो टोटल आउटले पे क्या इंपैक्ट आया। टीओ लिखूं क्या, चलेगा क्या टोटल आउटले को? टोटल आउटले अगर मेरा बढ़ गया, प्राइस इंक्रीज के साथ साथ टोटल आउटले भी बढ़ गया, तो ये है इनइलास्टिक। अगर मेरी प्राइस बढ़ी, उसकी वजह से टोटल आउटले आपका इक्वल रहा, इक्वल, सेम, सेम, नो चेंज, ठीक है, यहाँ पे ये लिखते हैं नो चेंज। तो इसको बोलते हो आप यूनिट इलास्टिक, यूनिट इलास्टिक। और अगर प्राइस बढ़ने के साथ साथ आपका टोटल आउटले हो रहा है कम,
तो इसको आप बोलते हो इलास्टिक। बस ये तीन ही सिचुएशन इसके अंदर इलास्टिक। और इसका उल्टा अगर हो जाएगा तो प्राइस घट गई और टोटल आउटले भी घट गया, मतलब इन इलास्टिक। प्राइस घट गई, टोटल आउटले सेम ही है, नो चेंज, मतलब यूनिट इलास्टिक। और प्राइस घटने की वजह से टोटल आउटले अगर बढ़ गया तो इट विल बी अ इलास्टिक डिमांड, राइट। समझ आ रहा है क्या? यही बात है। इसके बाद में टोटल रेवेन्यू भी देख लेंगे और उसके बाद में फिर हम इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्योंकि एक ही है। अरे सिंपल है यार, अगर ए मेरा सेलर है और बी मेरा बायर है, तो बी के लिए जो टोटल आउटले रहेगा ना, बी के लिए जो टोटल आउटले है और ए के लिए जो टोटल रेवेन्यू है वो सेम ही रहेगा, वो करेक्ट, ये एग्जैक्टली इक्वल ही रहेगा ये। इसमें कुछ अलग है ही नहीं, आ रहा है ध्यान में? चलो नेक्स्ट लिख लो, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए। अभी अगली मेथड, ई टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू किसके पॉइंट ऑफ व्यू से बच्चों? टोटल रेवेन्यू है सप्लायर के, सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बराबर। कितना पैसा आ रहा है। सिर्फ इसके अंदर एक थोड़ा सा एक थ्योरेटिकल पार्ट लिख के लेना है अपने को, छोटा सा, क्योंकि जो मॉडल में अगर पढ़ेंगे तो इतना मुश्किल है ना। मॉडल में क्या लिखा है, पढ़ के दिखाओगे आपको? मॉडल में इतना मुश्किल लिखा है उन्होंने। मॉडल में लिखा है प्राइस इफेक्ट आफ्टर अ प्राइस इंक्रीजेस, each unit sold sells at a higher price which tends to raise the revenue। कुछ ध्यान में नहीं आएगा आपको ये क्या? और ब्रैकेट में बीच बीच में अपोजिट भी लिख के रखा है, डिक्रीज और लोअर, ये सब, कि दो सेंटेंस बन जाए। मैं आपको आसानी से लिख के देता हूँ कि टोटल रेवेन्यू का क्या इम्पैक्ट आता है प्राइस इंक्रीज का या डिक्रीज का। देखो, इम्पैक्ट ऑफ प्राइस चेंज, इम्पैक्ट से इफेक्ट लिखो, इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, क्योंकि आगे इफेक्ट ही लिखना है अपने को। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज। थोड़ा सा इधर बीच में ले लेता हूँ। इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंज, दो इफेक्ट है। एक तो वो याद है ना आपको, बेसिक जो पढ़ा है वो, प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम, प्राइस कम हो गई तो डिमांड ज्यादा, वो तो सिंपल है, प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट एंड क्वांटिटी इफेक्ट। एक सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मान लो 100 रुपए प्राइस है आपकी, आप 1000 यूनिट बेचते हो। इसका मतलब क्या हो गया? ₹100 की प्राइस पे 1000 की क्वांटिटी है, इसका मतलब क्या हो गया? समझो, हाँ, एक यूनिट बेचा आपने, 100 रुपए है। दूसरा यूनिट बेचा और 100 रुपए है, मतलब टोटल अभी तक 200 रुपए आए आपको। तीसरा यूनिट बेचा और 100 रुपए आए, टोटल 300 रुपए। चौथा यूनिट बेचा, 100 रुपए आए, टोटल 400 रुपए। ऐसा करते करते 1000 वाले जब यूनिट बेचोगे आप, सॉरी इसमें भी 100 आएंगे ना, जब 1000 यूनिट बेचेंगे आप, 100 रुपए आए। अभी तक टोटल मिलके कितने रुपए आए आपको? हाँ, टोटल मिलके कितने रुपए आए आपको? 1 लाख, करेक्ट। क्योंकि हर एक यूनिट आपको 100 रुपए देते जा रहा है। 1000 यूनिट के आपको आएंगे 1 लाख रुपए। मान लो आपने प्राइस बढ़ा दी, इसके बाद में आपने प्राइस बढ़ा दी, आपने प्राइस कर दी 200 रुपए। अभी जब 1001th यूनिट जब आएगा, इसके मिलेंगे 200 रुपए आपको। तो यहाँ पे आपके पास रेवेन्यू हो जाएगा 1,02,000 रुपए, जो होना था चाहिए था 1,100 रुपए। अगर 100 रुपए प्राइस रखते तो क्या होता था? 1,100 रुपए होता था, अभी 1,02,000 हो गया। 1002nd प्रोडक्ट जब बेचोगे आप, उसके और 200 आएंगे, यहाँ पे आएंगे आपको 1,04,000 रुपए। ये यूनिट जाएगा 200 रुपए, फिर से आपको आएंगे 1,06,100 रुपए आपके पास है। इसका मतलब मुझे बताओ, अगर प्राइस बढ़ गई तो रेवेन्यू बढ़ रहा है या नहीं? करेक्ट, रेवेन्यू बढ़ रहा है। अगर प्राइस बढ़ी तो रेवेन्यू बढ़ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। तो प्राइस इफेक्ट का मतलब ये होता है, विथ प्राइस इंक्रीज, विथ प्राइस इंक्रीज each unit fetches या ब्रिंग्स, लिखो ब्रिंग्स, फेचेस और मुश्किल, सिंपल सिंपल लिखना है अपने को, है ना, ध्यान में आना चाहिए सब।
बहुत ज्यादा टेक्निकल में जाके करना भी क्या है। विथ प्राइस इंक्रीज ईच यूनिट ब्रिंग्स मोर रेवेन्यू, बराबर। पहले जो हर एक नया यूनिट कितने का रेवेन्यू लाता था, 100 का, वो अभी 200 का ला रहा है, तो हर एक नया यूनिट जो बेच रहे हो आप वो एक्स्ट्रा रेवेन्यू लेके आ रहा है, राइट, एक्स्ट्रा रेवेन्यू ला रहा है, ध्यान में आ रहा है आपको। विथ प्राइस इंक्रीज ईच यूनिट ब्रिंग्स मोर, सॉरी मोर यूनिट क्या, मोर रेवेन्यू। विथ प्राइस इंक्रीज ईच यूनिट ब्रिंग्स मोर रेवेन्यू, बराबर। और इसकी वजह से क्या होता है, अगर प्राइस बढ़ी तो रेवेन्यू बढ़ता है, आपका टोटल रेवेन्यू बढ़ता है कि नहीं। लेकिन क्वांटिटी पे क्या असर पड़ता है, आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है आपको, जैसे आप प्राइस बढ़ाओगे वैसे क्वांटिटी कम हो जाएगी। मतलब इसी का मतलब ये होगा, पहले अगर आप एक महीने के अंदर अगर 1000 यूनिट बेचते थे, तो अभी जब प्राइस बढ़ जाएगी आपकी 100 की 200 हो जाएगी, तो एक महीने के अंदर हो सकता है आप 500 यूनिट बेचो, या 800 यूनिट बेचो, या 300 यूनिट बेचो, लेकिन वो 1000 से कम होंगे, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड बोलता है प्राइस बढ़ गई तो डिमांड कम हो जाती है। तो प्राइस इफेक्ट ये आ रहा है कि हर एक नया यूनिट ज्यादा पैसा ला रहा है, इसके लिए रेवेन्यू बढ़ रहा है, लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट भी तो है ना, क्वांटिटी कम हो रही है ना, राइट। क्वांटिटी इफेक्ट क्या बोलती है, क्वांटिटी इफेक्ट बोलता है ड्यू टू प्राइस राइज, ड्यू टू प्राइस राइज क्वांटिटी डिमांडेड, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीजेस, डिक्रीजेस एंड इट लोअर्स द रेवेन्यू। प्राइस इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा था, रेवेन्यू बढ़ रहा था, क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से रेवेन्यू घटेगा। आप बोलोगे सर आखिरी में क्या होगा ये बताओ ना, प्राइस इफेक्ट से बढ़ेगा, क्वांटिटी से कम होगा, नेट इफेक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट, बच्चों नेट इफेक्ट क्या आएगा, ये डिपेंड करता है प्राइस इफेक्ट ज्यादा है या क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा है। नहीं आया ना ध्यान में, मुझे पता है नहीं आया ध्यान में। चलो एग्जांपल देखते हैं। आपका मोबाइल है, मान लो 10,000 रुपए का मोबाइल फोन से एक महीने में एक दुकान पे 100 मोबाइल फोन बेचता है वो बंदा, ठीक है, रिटेल शॉप है, 10,000 रुपए का एक मोबाइल बेच रहा है, 100 क्वांटिटी बिक रही है। उसको आपने बोला भाई तेरा महीने का रेवेन्यू कितना है, करेक्ट। नॉर्मली तो लोग आसानी से आंसर देते नहीं, उसको बोला कितने का धंधा है, लोग बोलते हैं धंधा मंदा है यार, मार्केट ठंडा है, कुछ नहीं चालू, उसको बोला "ए, बकवास बंद कर, इधर मैं इकोनॉमिक्स पढ़ने को आया, मेरे को बता तेरा टोटल रेवेन्यू कितना है"। ठीक है, वो डर गया, बोले ठीक है बताता हूँ। बोले मैं 10,000 रुपए का एक वो फोन बेचता हूँ, और मैं ऐसे 100 मोबाइल में बेचता हूँ हर महीने। तो उसको पूछा तेरा मंथली रेवेन्यू कितना हो रहा है, मंथली रेवेन्यू आ गया इसका 10 लाख रुपए, राइट, 10 लाख रुपए। आपने इसको बोला तेरे को एक ट्रिक बताओ क्या, आपने क्या बोला इसको, तेरे को एक ट्रिक बताता हूँ। बोले क्या ट्रिक है, बोले 10,000 रुपए का जो फोन है ना उसके प्राइस 11,000 कर दे, तेरा धंधा बढ़ जाएगा। इतने साल से भी तू परेशान है, तू बोल रहा है ना मेरा धंधा मंदा है, कुछ मार्केट ठंडा है, पैसे नहीं आ रहे, कुछ नहीं बच रहा, एम्प्लॉयज की सैलरी, दुकान का रेंट, ये सब देने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं बच रहा। अरे सिंपल काम है ना, 10,000 का फोन 11,000 का कर दे। वो बंदा भी आपके झांसे में आ गया, बोले सीए कर रहा है, कुछ बोल रहा होगा तो होशियारी की बात कर रहा होगा, सिंपल है, बोले चलो बढ़ाते। अब क्या होगा देखो, 11,000 रुपए अगर प्राइस कर दी, उसके 100 मोबाइल फोन बिके, अभी भी अगर वो 100 मोबाइल फोन बेच पाया, तो यस उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, 11 लाख हो जाएगा। लेकिन दिक्कत ये आएगी ना इसकी, कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांड कम हो जाएगी। देखना अभी डिमांड कम नहीं हुई ना कुछ भी, डिमांड 100 की 100 है, तो ज्यादा आया टोटल रेवेन्यू। ध्यान में आ रहा है कि आपको, मैं लिखूं क्या यहाँ पे, ये है प्राइस, ये है क्वांटिटी, और ये है टोटल रेवेन्यू। अगर आपने प्राइस बढ़ा दी तो क्या होगा, हर एक यूनिट एक्स्ट्रा पैसा लेके आएगा ना। पहले एक मोबाइल फोन बेच के 10,000 आते थे, अभी 11,000 आ रहे। पहले 10 मोबाइल फोन बेच के 1 लाख रुपए आते थे, अभी 1,10,000 रुपए आ रहे। पहले 2 मोबाइल फोन बेच के 20,000 रुपए आते थे, अभी 22,000 आ रहे। देर इज अ डिफरेंस, हर एक नया यूनिट एक्स्ट्रा पैसा लाएगा, दैट इज प्राइस इफेक्ट, क्योंकि आपने प्राइस बढ़ा दी तो हर एक यूनिट ज्यादा पैसा ला रहा है। लेकिन प्रैक्टिकली प्रॉब्लम ये होगा कि ये सिचुएशन काम नहीं करेगी, क्योंकि प्राइस बढ़ गई तो डिमांड घटने वाली है आपकी। आप एक महीने बाद गए, बोले बेटा तेरे को इतना आसान तरीका बोला था मैंने, प्राइस बढ़ा दे रेवेन्यू बढ़ जाएगा, 1 लाख रुपए से रेवेन्यू बढ़ गया, चल 10% मेरा कमीशन निकाल। एडवाइजरी की फीस लोगे या नहीं कुछ, क्या फुकट ही काम करोगे सीए बनने के बाद, राइट।
वो आदमी बोला रुक जा, मैं 10% देता हूँ तेरे को, रुक जा रुक जा, आपको लगा जाके पैसा ला रहा है, अंदर जाके डंडा लेके आया मारने को आपको। क्यों? क्योंकि अरे तुम्हारी सजेशन की वजह से क्या हो गया, 11,000 जो उसने प्राइस कर दी, उसके 100 की जगह सिर्फ 85 मोबाइल फोन बिके अभी। उसका रेवेन्यू सीधा आ गया 5,50,000 पे। वो बोल रहे बेटा पहले जो मैं 10 लाख रुपए कमाता था ना, अभी 5.5 लाख रुपए कमाए, 4.5 लाख रुपए लॉस में गया मैं। ये एम्प्लॉयज की सैलरी, दुकान का रेंट, ये सब देने के लिए मुझे कर्जा लेना पड़ा, जाके कैश क्रेडिट लेके आया मैं 4.5 लाख, 4.5 5 लाख रुपए, राइट? तो 10% की जगह डंडा मारेगा तुमको वो। तो क्यों हुआ ये? क्योंकि डिमांड का भी तो इम्पैक्ट आएगा ना, डिमांड भी तो कम हो रही है ना, और ये जो डिमांड कम हो गई इसको बोलते हैं क्वांटिटी इफेक्ट। रेवेन्यू कम क्यों हुआ यहाँ पे? 10 लाख का तो एक्चुअली 11 लाख होना चाहिए था। तुमने तो यही बोल के आया था ना उसको कि तेरा 10 लाख का रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 11 लाख। पर वो 11 लाख तो हुआ ही नहीं, उल्टा वो 5.5 लाख हो गया, 4.5 लाख से कम हो गया। वो कम क्यों हुआ? क्योंकि क्वांटिटी इफेक्ट। करेक्ट? क्योंकि क्वांटिटी इफेक्ट आ रहा है ध्यान में आपको। इसके एग्जैक्टली अपोजिट होगा जब प्राइस कम होगी तब। ठीक है? इफ प्राइस डिक्रीजेस, यहां पे एक पार्ट खत्म हो गया आपका। इफ प्राइस डिक्रीजेस, each unit each unit brings lower revenue, लेकिन क्वांटिटी इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा इसमें, क्योंकि प्राइस कम होगी तो क्या होगा आपका, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। सो इफ प्राइस डिक्रीजेस, क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी डिमांडेड increases and it increases the revenue, it increases the revenue, right? आप बोलोगे सर आखिरी में करना क्या चाहिए फिर? हाँ, आपने अगले महीने में क्या हुआ, आप बोले अरे जान दे, चल मार मत मुझे, मैं तेरा पूरा लॉस रिकवर करके देता हूँ, 1 महीने के अंदर अंदर में तेरा पूरा लॉस रिकवर करके दे देता हूँ। उसने बोला कैसे करेगा भाई? तुमने बोला देखो अभी हमने प्राइस बढ़ा के देखी ना, क्वांटिटी कम हो गई बहुत ज्यादा, बहुत प्रॉब्लम हो गई तुम्हें, रेवेन्यू कम हो गया। उसने हाँ सही बात है। अब बोले अगले महीने में एक काम करो, प्राइस कम करके देखते हैं अपन, क्वांटिटी बढ़ जाएगी। उसको लग रहा हाँ यार बंदा तो सही है। होती है, हर एक से गलती होती है, और एक चांस देते हैं इसको। ठीक है, उसने बोला हर एक और एक चांस देते। लेकिन उसने बोला अभी अगर नहीं हुआ ना, मेरा रेवेन्यू नहीं बढ़ा ना, फिर मैं तुझे डंडे से मारूंगा, बराबर? अब नहीं छोड़ूंगा मैं तुझे। अब बोला तू करके तो देख यार। 10,000 रुपए का जो मोबाइल फोन है इसके प्राइस कर दे, बोले 9,000। अब इन्होंने सोचा कि क्या होने वाला है, अगर मैं प्राइस घटा दूं तो क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी, राइट? क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाएगी। तो अभी ऐसा हुआ, पहले 10,000 की प्राइस पे 100 मोबाइल फोन बिकते थे ना, राइट? पहले 10,000 की जो क्वांटिटी थी, सॉरी 10,000 की जो प्राइस थी, वहां पे 100 मोबाइल फोन बिकते थे। अभी 9,000 प्राइस कर दी तो 110 मोबाइल फोन बिक गए इसके। 110 खुश हो गए, 110 मोबाइल फोन बिके। लेकिन जब महीने के लास्ट में जब ये बैठा पूरा हिसाब करने को, देखो कितने पैसे आए उसके पास। इसके पास कितने पैसे आए देखो, जब महीने का हिसाब करने बैठा तो कितने पैसे आए इसके पास। इसको मिले 9,90,000 रुपए। फिर से आप गए, फिर से आपने बोला बेटा तेरा लॉस रिकवर करके दिया, आप तो दे 10%। फिर से जाके वो डंडा लेके आया, फिर से आप उसके पैर पड़ने लगे कि अब बता क्या हो गया। अब तो मैंने दिमाग भी लगाया था, अब हुआ क्या? उसने बोला अभी ये हुआ कि प्राइस कम करने की वजह से मेरा हर एक यूनिट कम पैसा ला रहा है। उसने आपने बोला अरे कम पैसा लाया तो ठीक है ना, बट क्वांटिटी तो बढ़ जाएगी ना आपकी। पर उसने बोला क्वांटिटी इतनी नहीं बढ़ी जो प्राइस इंपैक्ट को हावी हो जाए। मतलब यहाँ पे ये देखना पड़ेगा कौन सा इफेक्ट हावी है। जब प्राइस बढ़ाई थी और क्वांटिटी कम हो गई थी, तब हमारा क्वांटिटी इफेक्ट हावी हो गया था, राइट? क्वांटिटी का इफेक्ट हावी हो गया था, क्वांटिटी बहुत ज्यादा गिर गई थी, प्राइस इतनी नहीं बढ़ाई थी हमने, इसके लिए टोटल रेवेन्यू भी गिर गया। लेकिन जब प्राइस बढ़ाई हमने, इस टाइम पे क्वांटिटी इफेक्ट हावी नहीं हुआ।
इस टाइम पे प्राइस इफेक्ट हावी हो गया। तो यहां पे क्या हो गया, जितनी क्वांटिटी बढ़नी चाहिए थी उतनी नहीं बढ़ी। आ रहेगा ध्यान में आपको? सुनो, 10,000 से जब 11,000 रुपए की ना प्राइस आपने, तो आपके यूनिट 100 पे से आ गए सीधा सीधा 50 पे। मतलब यहाँ पे है आपका क्वांटिटी इफेक्ट बहुत ज्यादा आ गया। क्वांटिटी इफेक्ट इज मोर देन प्राइस इफेक्ट। देखो, अगर आपने प्राइस बढ़ाई, जब प्राइस बढ़ेगी तो प्राइस इफेक्ट की वजह से क्या होगा बच्चों? हाँ, प्राइस इफेक्ट की वजह से रेवेन्यू घटेगा या कम होगा? देखो, विथ प्राइस इंक्रीज का क्या इंपैक्ट आता है? मोर रेवेन्यू इज द इंपैक्ट, राइट? तो प्राइस इफेक्ट आना चाहिए था बड़ा, मतलब रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था, राइट? टोटल रेवेन्यू बढ़ना चाहिए था। और क्वांटिटी इफेक्ट क्या आता है? क्वांटिटी इफेक्ट, जब प्राइस बढ़ती है तो क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, क्वांटिटी इफेक्ट की वजह से रेवेन्यू कम होता है। देखो, लोअर द रेवेन्यू, जब प्राइस बढ़ती है, व्हेन प्राइस राइज, ड्यू टू क्वांटिटी इफेक्ट रेवेन्यू कम होता है। ठीक है, टोटल रेवेन्यू फॉल्स। अब इसके अंदर क्या होगा, इसमें ये दोनों में आपको कंपेयर करना पड़ेगा, आपका प्राइस इफेक्ट ज्यादा बड़ा है या क्वांटिटी इफेक्ट बड़ा है। अगर क्वांटिटी इफेक्ट बड़ा होगा तो आपका टोटल रेवेन्यू घट जाएगा, अगर आपका प्राइस इफेक्ट बड़ा होगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ जाएगा। ये एक दूसरे से लड़ते रहेंगे, सीसो आएगी, राइट? ये सीसो है, कौन ऊपर कौन नीचे, कौन ऊपर कौन नीचे। जो ज्यादा बड़ा है, जिसका इंपैक्ट ज्यादा बड़ा है टोटल रेवेन्यू पे, वैसा फर्क पड़ेगा। करेक्ट? अगर प्राइस बढ़ती है और प्राइस इंपैक्ट ज्यादा है तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, प्राइस बढ़ती है, क्वांटिटी इंपैक्ट ज्यादा है तो टोटल रेवेन्यू कम होगा। उसी प्रकार से जब प्राइस घट जाती है ना, जब प्राइस घटती है, जब प्राइस घटती है तो प्राइस इफेक्ट की वजह से टोटल रेवेन्यू कम होता है। बहुत सिंपल है ना यार, प्राइस अगर कम हो गई तो हर एक यूनिट कम पैसा लाएगा। जो पहले 1,000 रुपए 10,000 रुपए लाता था, हर एक मोबाइल 10,000 रुपए लेके आता था, अभी हर एक मोबाइल बेच के कितने रुपए आ रहे? 9,000 रुपए आ रहे। मतलब टोटल रेवेन्यू कम हो रहा, क्वांटिटी के बारे में नहीं सोच रहे। अभी सिर्फ मोबाइल बेच के सोच रहे कि एक मोबाइल बेचा बेचा, पहले 10,000 आते थे, अभी 9,000 आ रहे, टोटल रेवेन्यू हो गया कम। क्वांटिटी इफेक्ट क्या आएगा? क्वांटिटी अगर बढ़ गई आपकी, राइट, क्वांटिटी अगर बढ़ गई तो ज्यादा रेवेन्यू आएगा, क्योंकि एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेची। पहले जो आप बेच ही नहीं रहे थे वो भी आपने बेचना चालू किया। अभी पहले सिर्फ 100 मोबाइल फोन बेचते थे, अभी 110 बेचे आपने, तो एक्स्ट्रा 10 फोन बेचे ना। एक्स्ट्रा बेचा तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू आएगा। पहले सिर्फ 100 मोबाइल फोन का रेवेन्यू आता था, अभी 110 मोबाइल फोन का रेवेन्यू आ रहा है। मतलब क्वांटिटी की वजह से रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ेगा आपका। फिर से आपको देखना पड़ेगा किसका इफेक्ट ज्यादा है। ध्यान में आ रहा है क्या? किसका इफेक्ट ज्यादा है? ये टेबल अच्छे से बनाओ, मैं यहाँ पे आपको लिख के देता हूँ ये। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लिखो नोट, लिखो नोट, नोट। ये ऊपर हमने चार्ट में लिखा ही है, बट एमसीक्यू का आंसर करने के लिए अपने को अच्छे से सेंटेंस फॉर्म में लिखना है। फर्स्ट, इफ प्राइस इंक्रीजेस, सिचुएशन कौन से देख रहे हैं अपन? प्राइस इंक्रीज की। ठीक है, इफ प्राइस इंक्रीजेस, ये लिखना है ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, ड्यू टू प्राइस इफेक्ट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। ठीक है, ड्यू टू प्राइस इफेक्ट टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस। उसके नीचे लिखो बी, ड्यू टू
क्वांटिटी इफेक्ट टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस सी। फिर आप बोलोगे सर नेट इफेक्ट क्या आएगा? टोटल तो देखना पड़ेगा ना कि टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ रहा है एग्जैक्टली, करेक्ट। तो नेट इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन नेट इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन विच इफेक्ट इज पावरफुल, विच इफेक्ट इज पावरफुल। अगर प्राइस इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहेगा तो टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, नेट टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा। अगर क्वांटिटी इफेक्ट ज्यादा पावरफुल रहेगा तो टोटल रेवेन्यू घटेगा, ठीक है। सेकंड लिखो, सेकंड लिखो, इफ, और अपना ये हो नहीं रहा है पूरा। आप बोलोगे सर टोटल रेवेन्यू का तो इम्पैक्ट अभी समझ ही नहीं आया हमको, टोटल आउटले का भी ध्यान में नहीं आया, इलेक्ट्रिसिटी कैलकुलेट कैसे करने वो भी ध्यान में नहीं आया। अरे और एग्जांपल देखने वाले अपन, ये थ्योरेटिकल पार्ट कवर कर रहे हैं ना अपन पहले। हमने एक दो न्यूमेरिकल सिर्फ उसके लिए लिए कि आपको कॉन्सेप्ट ध्यान में आए। प्रॉपरली न्यूमेरिकल इसके बाद में लेने वाले अपन और, ठीक है। लिखो ए। अब प्राइस अगर डिक्रीज हो गई तो क्या होगा? 10,000 का फोन अगर आपका 9,900 का हो गया तो क्या होगा? हर एक नया फोन कम पैसे लाएगा। क्यों पैसे ला रहा है, कब ला रहा है? क्योंकि प्राइस घट गई ना। ध्यान में आ रहा है आपको? कम पैसे क्यों ला रहा है वो? क्योंकि प्राइस कम हो गई। पहले एक मोबाइल फोन बेच के 10,000 रुपए आते थे, अभी 9,900 आ रहे, राइट। चलो, सो ड्यू टू प्राइस इफेक्ट, ड्यू टू प्राइस इफेक्ट टोटल रेवेन्यू, अभी क्या होगा बोलो? प्राइस घट गई है, बोलो मुझे प्राइस घट गई है तो क्या इफेक्ट आएगा? प्राइस का इफेक्ट क्या आएगा? जो प्राइस पहले 10,000 रुपए रहने की वजह से एक फोन बेच के कितने रुपए आ रहे थे? 10,000, अभी कितने आ रहे? 9,900। मतलब प्राइस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू पे प्राइस इफेक्ट क्या आ रहा है? रेवेन्यू घटेगा या बढ़ेगा? क्वांटिटी का बाद में सोचेंगे, क्वांटिटी का बाद में सोचेंगे, क्वांटिटी का मत लाओ अभी दिमाग में। अभी सिर्फ इतना मुझे बोलो कि सिर्फ प्राइस घटने की वजह से टोटल रेवेन्यू पे क्या असर पड़ेगा? कम हो जाएगा, राइट। कम हो जाएगा, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस। देखो टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस बी ड्यू टू क्वांटिटी इफेक्ट। अभी बोलो क्वांटिटी का क्या इंपैक्ट आएगा? सिंपल है, प्राइस कम हो गई मतलब क्वांटिटी बढ़ेगी। तो मैं इतना बेच पाऊंगा अभी जितना मैं पहले नहीं बेचता था। पहले मैं 100 मोबाइल फोन बेचता था, अभी मैं 110 बेच रहा हूँ, मतलब एक्स्ट्रा 10 फोन बेच रहा हूँ ना, एक्स्ट्रा क्वांटिटी बेच रहा हूँ। ये एक्स्ट्रा क्वांटिटी का रेवेन्यू पहले आ ही नहीं रहा था। पहले रेवेन्यू आ रहा था सिर्फ 100 मोबाइल बेच के, अभी रेवेन्यू आएगा 110 मोबाइल फोन बेच के। मतलब एक्स्ट्रा 10 मोबाइल फोन बेच के जो रेवेन्यू आएगा, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा या कम होगा? बढ़ेगा, ऑब्वियसली बढ़ेगा। कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं उसके अंदर। टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, सिंपल। आप बोलोगे सर ये ठीक है, प्राइस और इसका इम्पैक्ट, नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, नेट इफेक्ट क्या आएगा? तो बच्चों यहाँ पे भी सेम है, नेट इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन विच इफेक्ट इज मोर पावरफुल, मोर पावरफुल, राइट। विच इफेक्ट इज मोर पावरफुल, समझ आए? चलो अभी कुछ एक दो न्यूमेरिकल देखते हैं इसके। टोटल रेवेन्यू बोलो, टोटल आउटले बोलो, एक ही बात है। आपको ये तो ध्यान में आ गया। मान लो मैं कुछ सेल कर रहा हूँ, आप कुछ परचेस कर रहे हो, तो आपके लिए टोटल आउटले हो गया, मेरे लिए टोटल रेवेन्यू हो गया। वो तो सेम, टोटल आउटले बोलो टोटल रेवेन्यू बोलो सेम है, फॉर्मूला भी सेम है, क्वांटिटी इनटू प्राइस। टोटल रेवेन्यू का भी यही फॉर्मूला है, आउटले का भी यही फॉर्मूला है, कोई डिफरेंस नहीं। सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग है। तो मैं न्यूमेरिकल साथ में लूँ क्या इसके? क्या मुझे ये परमिशन दे रहे हो आप कि मैं दोनों के न्यूमेरिकल साथ में लूँ? कोई दिक्कत आएगी आपको? हाँ या ना? कोई प्रॉब्लम आने वाला है क्या? नहीं आने वाला। लूँ दोनों के न्यूमेरिकल साथ में। आपको एमसीक्यू में कुछ भी आने दो, टोटल आउटले आने दो या टोटल रेवेन्यू आने दो, आपका लॉजिक यही रहेगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, राइट। चलो दो न्यूमेरिकल्स लेंगे और उसके बाद में फिर मैं इसका लिख के दूंगा कि इन इलास्टिक है क्या, इलास्टिक है क्या, यूनिट इलास्टिक है, उसका एक टेबल बनाएंगे और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चंस। ओके, सो डटे रहो, वीडियो पॉज मत करो, स्टॉप मत करो, फॉरवर्ड मत करो, कुछ भी मत करो, डटे रहो।
कुछ नहीं होगा, सब अच्छे से करके लेने वाले अपन। सिर्फ आपका सेल्फ डिसिप्लिन यहाँ पे बहुत मायने रखता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा बोर होने लग गया, थोड़ा सा कुछ होने लग गया, फिर भी ध्यान दो। फिजिकल क्लास में क्या होता है ना कुछ एंटरटेनमेंट होती है, दोस्त से बात कर लेते हैं, कुछ डाउट पूछ लेते हैं, मैं कुछ बात करता हूँ, टाइम पास होता है। और वहाँ पे क्या है, सब लोग मूवमेंट है, कुछ ना कुछ है, तो बोर नहीं होता है इतना। वीडियो के अंदर क्या होता है, फिर अपने लगता है आगे आगे लेके चलो, कुछ करो, ये कुछ नहीं करना है अपने को, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन रखना है। कुछ एक्स्ट्रा टाइम नहीं जाएगा, एग्जाम के पहले आपका पूरा का पूरा कवर हो जाएगा, गारंटी मेरी है। चलो, जनवरी, अभी तो फाउंडेशन का एग्जाम भी आगे गया है ना अभी। सितंबर के पहले नहीं होगा, ये भी बोल दूं मैं अभी। मई या सितंबर में दे रहे होंगे तो उसके पहले नहीं होगा। मई जून या फिर सितंबर अक्टूबर का जिनका अटेम्प्ट है उसके पहले नहीं होगा। मतलब हो भी गया तो पढ़ाई के लिए सफिशिएंट टाइम नहीं मिलेगा शायद, लेकिन जनवरी के पहले जरूर हो जाएगा, ठीक है। चलो देखो, एक एग्जाम्पल। आप चेयर्स बेचते हो, चेयर्स, चेयर्स बेचते हैं। ₹2000 की जो चेयर है, इसके आप 1000 क्वांटिटी, या इतना मत पकड़ो, एक काम करो, एक काम, 100 क्वांटिटी बेचते हैं, ठीक है। इसकी प्राइस अगर बढ़ गई, ₹3000 अगर हो जाती है, तो आपने देखा कि मैं इसके सिर्फ 80 क्वांटिटी बेच पा रहा हूं। और आपने ये नोटिस किया कि इसकी अगर जगह में इसकी प्राइस अगर मैं कम कर देता हूं, अगर 1500 कर देता हूं, तब मैं इसके 130 क्वांटिटी बेच पा रहा हूं। ठीक, ठीक है, 130 क्वांटिटी बेच पा रहा हूं। अभी आपको बोलना है कि ये क्या है। चेयर्स की जो प्राइस इलास्टिसिटी है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ऑफ चेयर्स कैलकुलेटेड यूजिंग टोटल आउटले मेथड और टोटल रेवेन्यू मेथड, एक ही है। आपको हर जगह मेथड देंगे, कोई भी क्वेश्चन में आपको मेथड आएगी कि कौन से मेथड से सॉल्व करना है। अगर नहीं दी मेथड, मतलब आपको सिंपल फॉर्मूला मेथड यूज करना है, बाय डिफॉल्ट वो यूज करेंगे। अगर मेथड दी है तो वो यूज करना चाहिए। तो क्या आएगा इलास्टिसिटी, ठीक है। एक टेबल बनाओ, यहाँ पे एक अच्छा सा टेबल बनाओ। यहाँ पे लिखो इफ नहीं, इफ मत लिखो, यहाँ पे ऐसा लिखो, यहाँ पे लिखो प्राइस। एक्चुअली इसमें मॉडल में भी है, मुझे थोड़ा सा याद रखने के हिसाब से थोड़ा मुश्किल है, तो मैं वही सोच रहा हूँ कि फॉर्मेट क्या दूं आपको। अपन ऐसे करते हैं, अपन अपने तरीके से लिखेंगे। इफ प्राइस इंक्रीजेस, ठीक है, इफ प्राइस इंक्रीजेस, एक, अगर प्राइस इंक्रीज के साथ साथ आपका टोटल रेवेन्यू इंक्रीज हो गया, ठीक है, टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज हो गया, तो ये होगा इन इलास्टिक, इन इलास्टिक। अगर टोटल रेवेन्यू सेम है, ठीक है, टोटल रेवेन्यू सेम है, तो ये होगा यूनिट इलास्टिक। और अगर टोटल रेवेन्यू घट गया अपना, ठीक है, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, तब क्या है ये, इलास्टिक। तब क्या है ये, इलास्टिक है, ओके। इधर लिखेंगे इफ प्राइस डिक्रीजेस,
इफ प्राइस डिक्रीजेस। पहला, टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, तब ये है इनइलास्टिक। दूसरा, टोटल रेवेन्यू इज सेम, तब ये है यूनिट इलास्टिक। एंड टोटल रेवेन्यू इंक्रीजेस, तब ये है इलास्टिक। ठीक है, तब क्या है ये इलास्टिक। ध्यान में आ रहा है आपको? मतलब जिधर प्राइस की मूवमेंट हो रही है, समझ लो प्राइस बढ़ गई, टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया, इन इलास्टिक। याद रखने के लिए सिंपल बोलू क्या, ऐसा मान लो कि ये रबर, आपने रबर पकड़ के रखे, ठीक है, हाथ में रबर पकड़ा है, दोनों भी हाथ में। अगर आपने प्राइस बढ़ा दी, उस रबर पे प्रेशर आएगा अभी, और उस रबर की प्रेशर की वजह से आपका ये भी हाथ ऊपर जा रहा है। मतलब प्राइस ऊपर जाने की वजह से अगर आपका टोटल रेवेन्यू भी ऊपर गया, मतलब उस रबर के अंदर इलास्टिसिटी नहीं है ना ज्यादा। क्या एग्जांपल दूं मैं इसके लिए आपको? ये ये हेडफोन है मेरे पास, मान लो ये मैंने ऐसा अटैच करके रखा है। अगर मुझे प्राइस बढ़ाना है तो देखो, टोटल रेवेन्यू बढ़ाए बगैर मैं इसको ऊपर ही नहीं लेके जा सकता हूँ, मैं प्राइस को बढ़ा ही नहीं पा रहा हूँ, राइट? मेरा ऑटोमेटिकली मेरा टोटल रेवेन्यू भी ऊपर जा रहा है। समझ आ रहा है क्या आपको? ये देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड जो है, ये डिनोट करता है प्राइस को। ठीक है, ये क्या है? प्राइस। और ये है मेरा टोटल रेवेन्यू, राइट हैंड। मेरा प्राइस वाला हैंड ऊपर गया तो टोटल रेवेन्यू ऑटोमेटिकली ऊपर आएगा, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। ये जो है, ये एकदम रिजिड है, रिजिड इनइलास्टिक है, इनइलास्टिक है। प्राइस ऊपर गई, टोटल रेवेन्यू ऊपर गया, राइट? प्राइस ऊपर गई, टोटल रेवेन्यू ऊपर गया, मतलब इलास्टिसिटी है क्या इसमें? नहीं है। अगर इलास्टिक रहता तो ये नीचे रह सकता था ना हाथ, बट ये नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये इलास्टिक नहीं है। इलास्टिक नहीं मतलब इन इलास्टिक, मतलब इन इलास्टिक में अगर प्राइस ऊपर गई तो मेरा टोटल रेवेन्यू भी ऊपर जाएगा, अगर प्राइस कम होगी तो टोटल रेवेन्यू नीचे आएगा। उसके बगैर काम चलेगा ही नहीं। आ रहेगा ध्यान में आपको? उसके बगैर काम नहीं चलेगा। ये प्राइस प्राइस खींच लेगी इसको। समझ आ रहा है क्या? प्राइस इसको टोटल रेवेन्यू को खींच लेगी। अगर प्राइस ऊपर गई तो ये भी ऊपर जाएगा, प्राइस नीचे आ गई तो ये नीचे आएगा। इसको आना ही पड़ेगा नीचे, आना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें इलास्टिसिटी नहीं है। ये नहीं खींचा जा सकता है। इलास्टिक पता है ना, ऐसा खींचते हैं उसको, कम ज्यादा हो सकता है वो, राइट? उसमें पॉसिबल है, इसमें नहीं पॉसिबल है, मतलब ही इन इलास्टिक है। समझ आ रहा है क्या? इन इलास्टिक, राइट? इसका मतलब अगर प्राइस और टोटल रेवेन्यू का मूवमेंट साथ साथ में हो रहा है, प्राइस बढ़ गई टोटल रेवेन्यू भी बढ़ गया, या प्राइस कम हो गई टोटल रेवेन्यू भी कम हो गया, मतलब इलास्टिसिटी नहीं है, मतलब इन इलास्टिक है। याद रहेगा क्या? सिंपल। अब ये एक रबर लाया मैंने, ठीक है, ये रबर, इसके अंदर ये इलास्टिक है, ये ऐसे हो सकता है। आप देखो, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये प्राइस को डिनोट करता है। ये मेरा राइट हैंड है, ये टोटल रेवेन्यू को डिनोट करता है। अगर प्राइस ऊपर गई फिर भी मैं इसको टोटल रेवेन्यू को नीचे ला रहा हूं। ठीक है, अपन अभी यहाँ पे, ठीक है, इस सिचुएशन पे ध्यान से देखो, प्राइस ऊपर जा रही है, मैं टोटल रेवेन्यू को नीचे ला रहा हूं। इज इट पॉसिबल? यस, दिस इज पॉसिबल। हो सकता है दोनों भी अपोजिट डायरेक्शन में जा पा रहे हैं। प्राइस ऊपर गई, टोटल रेवेन्यू नीचे। अरे इतना डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा हूं, तुमको याद रहेगा, इसके लिए ध्यान दो रे। अगर मेरी प्राइस ऊपर जा रही है तो भी मेरा टोटल रेवेन्यू नीचे आ रहा है। दिस इज पॉसिबल क्योंकि ये रबर इलास्टिक है, इसके अंदर इलास्टिसिटी ज्यादा है। याद रहेगा? याद रहेगा कि ये कभी नहीं भूलना है, क्योंकि इसके अंदर कंफ्यूजन होता है ना। ये सिर्फ वर्ड है, इंक्रीज डिक्रीज इंक्रीज डिक्रीज याद रखोगे तो कंफ्यूजन होगा, रट्टम पट्टी करनी पड़ेगी। रट्टा नहीं मारना है अपने को, हमें याद रखना है, हमें समझना है इस चीज को। ये इलास्टिसिटी है इसके अंदर। ये रबर मुझे अलाउ करता है कि मेरा प्राइस का हैंड में ऊपर लेके जाऊं और टोटल रेवेन्यू का हैंड में नीचे रखूं या नीचे लेके जाऊं, तो भी मुझे ये रबर अलाउ करता है ये चीज। या मैं प्राइस के हैंड को इस लेवल पे, दोनों भी इस लेवल पे, अभी मैं प्राइस के हैंड को नीचे लेके जाता हूं तो भी मैं टोटल रेवेन्यू के हैंड को ऊपर बढ़ा सकता हूं। मैं क्यों बढ़ा सकता हूं? क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी है, ये इलास्टिक है, और इसके लिए उसको क्या बोलेंगे फिर? इलास्टिक।
आ रहा है क्या ध्यान में? सिंपल है ना? अब देखो यहाँ पे हमने जो लिखा है और मैंने जो आपको एक्ट करके बताया वो सेम है या नहीं? देखो, प्राइस इंक्रीजेस तो टोटल रेवेन्यू भी इंक्रीज, दोनों भी एक साथ ऊपर बढ़ेगा तो इन इलास्टिक, क्योंकि इलास्टिसिटी नहीं है, राइट? याद रखने का यहाँ पे एग्जांपल हेडफोन वाला, वायर, वायर या हेडफोन मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, आप भी लिख लो यहाँ पे। ये जो पहला इन इलास्टिक है, यहाँ पे हमने वायर लिया था हाथ में, और इलास्टिक के टाइम पे हमने लिया था हाथ में रबर, राइट? लिखो, इतना लिखोगे ना फटक से याद आएगा कि हमने कुछ तो भी क्लास में देखा था। तो ये हेडफोन क्या कर रहा था, ये वायर क्या कर रही थी, मेरा लेफ्ट हैंड प्राइस वाला जैसे ऊपर जाएगा ये टोटल रेवेन्यू को भी ऊपर लेके जा रहा था, क्योंकि इसके अंदर इलास्टिसिटी नहीं है। सेम चीज यहाँ पे भी है। इफ प्राइस डिक्रीजेस टोटल रेवेन्यू डिक्रीजेस, अगर मैं यहाँ पे प्राइस के हैंड को नीचे लेके आता हूँ तो मेरा टोटल रेवेन्यू अपने आप खींचा जा रहा था, उसके साथ साथ प्राइस के साथ साथ वो खींचा जा रहा था। मतलब क्या है, ये इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक। अगर टोटल रेवेन्यू मेरा सेम रहता है, ये सिंपल है, सेम वाला तो याद रहेगा, यहाँ पे कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है, इसको मैं ज्यादा इंपॉर्टेंस भी नहीं दूंगा, आप भी नहीं दोगे। सेम अगर है तो यूनिट इलास्टिक है, दोनों में भी प्राइस बढ़ने दो घटने दो, प्राइस बढ़ने दो या घटने दो, अगर रेवेन्यू सेम है टोटल रेवेन्यू तो होगा यूनिट इलास्टिक, राइट? और टोटल रेवेन्यू अगर प्राइस बढ़ गई, मतलब मेरा लेफ्ट हैंड जो था प्राइस वाला वो बढ़ गया, लेकिन फिर भी मेरा टोटल रेवेन्यू मैं कम कर सकता हूं। क्यों कम हो रहा है, क्यों हो रहा है कम? क्योंकि रबर के अंदर इलास्टिसिटी है, तो ये क्या है, इलास्टिक, राइट? और उसके जगह मेरा ये प्राइस का हैंड मेरा डिक्रीज है, सॉरी हाँ, प्राइस का हैंड डिक्रीज हो रहा है, मेरा प्राइस का हैंड नीचे आ रहा है, फिर भी अगर मैं टोटल रेवेन्यू बढ़ा सकता हूँ, अगर मैं राइट हैंड मेरा ऊपर लेके जा सकता हूँ टोटल रेवेन्यू वाला, इसका मतलब मेरे हाथ में रबर है, और रबर मुझे इलास्टिसिटी प्रदान करता है, उसी के कारण ये पॉसिबल है। दैट इज वाई दिस इज इलास्टिक। आर यू गेटिंग मी? गुड। और छोटे इसमें समरी लिख के दूं क्या? हम्म, लिखो समरी। देखो, फर्स्ट, इफ प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू goes in same direction, goes in सेम डायरेक्शन, मतलब प्राइस बढ़ी तो टोटल रेवेन्यू बढ़ रहा है, प्राइस कम हो गई तो टोटल रेवेन्यू कम हो रहा है, तब क्या है बच्चों ये? तब ये है वायर। वायर मतलब क्या है ये? इन इलास्टिक, क्योंकि दोनों भी एक दूसरे को खींच रहे हैं ना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक दूसरे को खींच रहे हैं। नेक्स्ट लिखो, इफ प्राइस एंड टोटल रेवेन्यू गोज इन, एक सेकेंड, गोज इन अपोजिट डायरेक्शन, गोज इन अपोजिट डायरेक्शन, कौन अलाउ कर रहा है ये होने को? ये रबर के साथ ही हो सकता है कि मैं मेरा लेफ्ट हैंड ऊपर लेके जाऊं फिर भी मेरा राइट हैंड नीचे जा सकता है, ये रबर की वजह से होता है। रबर के अंदर क्या होता है, इलास्टिसिटी, मतलब रबर क्या है, मेरा इलास्टिक है, ठीक है? इस तरीके से याद रखो, कैसे जैसे चाहिए वैसे याद रखो, लेकिन याद रखो। और तीसरा है, इफ प्राइस इंक्रीजेस और डिक्रीजेस बट total revenue remains same, total revenue remains same, तब क्या है बच्चों ये? तब ये है यूनिट इलास्टिक। तब क्या है ये? यूनिट इलास्टिक। मेरे टोटल रेवेन्यू पे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ रहा है। अभी मुझे ये एग्जांपल सॉल्व करना है, अभी बोलो क्या हो रहा है, बोलो। 2000 पे जब 100 क्वांटिटी है, 2000 की प्राइस पे, एग्जाम्पल ये पे सॉल्व कर रहे हैं अपन, 2000 की क्वांटिटी पे जब 100 चेयर बेच रहा हूं मैं, मोबाइल फोन चेयर, तो मेरा टोटल रेवेन्यू कितना है बच्चों? 2 लाख रुपीज, करेक्ट? लिख लेने का यहाँ पे, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू।
₹2000 की प्राइस पे 100 क्वांटिटी बेची तो टोटल रेवेन्यू आ रहा है 2 लाख रुपए। सेकंड सिचुएशन है, ₹3000 कर दिया प्राइस मैंने। अभी मैं बेच पा रहा हूं सिर्फ 80 क्वांटिटी। अभी देखो कितना हो गया टोटल रेवेन्यू मेरा, ₹2,40,000। मुझे बताओ यहाँ पे क्या हुआ, हुआ क्या यहाँ पे, प्राइस बढ़ी या कम हुई? प्राइस बढ़ गई मेरी, 2000 से ₹3000 हो गई प्राइस। क्वांटिटी को नहीं देखना है, सिंपल है, क्वांटिटी को देखना ही नहीं है, प्राइस देखो, प्राइस बढ़ी या कम हुई? बढ़ गई। टोटल रेवेन्यू बढ़ा या कम हुआ? बढ़ गया। बढ़ गया मतलब क्या है, दोनों एक साथ जा रहे हैं, अपोजिट जा रहे हैं? एक साथ जा रहे हैं मतलब ये हेडफोन के साथ होगा पॉसिबल या रबर के साथ में? ऑब्वियसली हेडफोन के साथ में। हेडफोन क्या करेगा, लेफ्ट हैंड ऊपर गया तो हेडफोन ऑटोमेटिकली राइट हैंड को भी ऊपर लेके जाएगा। कोई भी वायर, रस्सी, ये जैसी रिजिड चीज है जिसके अंदर इलास्टिसिटी बिल्कुल भी नहीं है, वो क्या करेगी, मेरा एक हाथ ऊपर गया तो दूसरे को भी लेके जाएगी। मतलब ये क्या है, इन इलास्टिक। ये क्या है, इन इलास्टिक। ठीक है। दूसरा एग्जांपल सॉल्व करो। प्राइस, क्वांटिटी और टोटल रेवेन्यू। 2000 की प्राइस पे 100 मोबाइल फोन बेचे, मतलब 2 लाख रुपए का रेवेन्यू मैंने जनरेट कर लिया। थर्ड वाली सिचुएशन क्या थी, ये वाली, 1500 प्राइस की तो 130 की क्वांटिटी है। 1500 अगर प्राइस करते हैं तो मैं 130 की क्वांटिटी बेच पा रहा हूं। अब बोलो क्या हो रहा है, करो कैलकुलेट। करो कैलकुलेट करो, कितना आ रहा है ये, 1,95,000, राइट? 1,95,000। बोलो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोलो क्या हुआ यहाँ पे, प्राइस बढ़ी या कम हुई? 2000 से 1500 मतलब कम हो गई प्राइस, राइट? टोटल रेवेन्यू बढ़ा या कम हो गया? कम हो गया। दोनों भी एक साथ जा रहे हैं, मतलब क्या है, ये है इन इलास्टिक, राइट? ये क्या है, इन इलास्टिक। इसी का एक तीसरा एग्जांपल बनाते हैं अपन, सेकंड और थर्ड सिचुएशन साथ में लेंगे। ठीक है, ऐसे किसी को भी अपन कुछ भी कंपेयर कर सकते हैं, इसमें बहुत सिंपल होता है, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। सबसे पहले ये लेंगे एग्जांपल, 2000, 3000 वाला। 3000 रुपए की प्राइस है, 80 का ये है क्वांटिटी, 2,40,000 बेच पा रहे हो आप, टोटल रेवेन्यू, राइट? 1500 अगर प्राइस हो गई, 130 यूनिट बिकेंगे, 1,95,000। बताओ फिर से क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रही है, टोटल रेवेन्यू भी कम हो रहा है। मतलब क्या है ये है इन इलास्टिक। ये क्या है बच्चों, इन इलास्टिक, राइट? नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे। चलो एग्जांपल 2। अभी मेरे साथ सॉल्व करोगे आप, फटाफट सॉल्व करोगे, इसमें ज्यादा कुछ है भी नहीं, फटाफट सॉल्व करो। 100 रुपए की प्राइस है, अच्छा ऊपर लिख लेते हैं ये, प्राइस, क्वांटिटी एंड टोटल रेवेन्यू। 100 रुपए की प्राइस पे आप 80 यूनिट बेच सकते हो, 150 रुपए की प्राइस पे आप 20 यूनिट बेच पा रहे हो। बोलो क्या होगा, करो सॉल्व करो फटाफट, और मुझे बोलो, यहीं पे सॉल्व कर दो। ठीक है, करो सॉल्व, जल्दी जल्दी करो। 1 से 1.5 मिनट दे रहा हूं मैं, अभी सॉल्व करो फटाफट। होशियार बच्चों को 1 से 1.5 मिनट भी नहीं लगने वाला है, उसके पहले हो जाएगा, राइट? कर रहे हो क्या सॉल्व? चलो करो, जल्दी जल्दी सॉल्व करो, बोलू मैं? चलो, 100 रुपए की प्राइस पे 80 की क्वांटिटी, मतलब टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, बोलो? यही आएगा आपका, 8,000 आया, हाँ या ना?
और जब प्राइस बढ़ा दी 150 रुपए कर दी तो क्वांटिटी गिर गई, 20 क्वांटिटी हो गई। अभी टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, बोलो फटाफट, कितना आया आपका? 3000 आया क्या? यस। चलो, क्या हो रहा है अभी, प्राइस बढ़ी या कम हुई? प्राइस बढ़ गई, लेकिन टोटल रेवेन्यू गिर गया। मुझे बोलो अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, नहीं लेफ्ट हैंड ऊपर जा रहा है, राइट हैंड नीचे आ रहा है, कब होगा ये? रबर, रबर के अंदर क्या होता है, बोलो क्या है रबर के रबर के अंदर क्या होता है बच्चों? रबर के अंदर होती है इलास्टिसिटी, मतलब ये क्या है, ये है इलास्टिक, बराबर, ये क्या है, इलास्टिक। आया ध्यान में? गेटिंग मी? सुपर। नेक्स्ट लो, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल रेवेन्यू। लो रैंडम नंबर लेता हूं मैं कुछ भी, 20 पे 10,000 की क्वांटिटी है, 10 पे 30,000 की। चलो निकालो, 20 तक काउंट करूंगा तब तक निकालो फटाफट। 1, चलो 2, करो फटाफट कैलकुलेट करो। 3, करो जल्दी जल्दी। 4, 5, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गया। चलो खड़ा निकालो जल्दी जल्दी। 20 पे कितना हो रहा है, 10,000, यानी कि कितना है, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है, 2 लाख रुपए, करेक्ट। जब 10 रुपीज प्राइस है तब क्वांटिटी कितनी है, 30,000, कितना है टोटल रेवेन्यू, 3 लैक्स। चलो निकालो फटाफट, प्राइस पे क्या इंपैक्ट आया, प्राइस हो गई थी कम लेकिन टोटल रेवेन्यू बढ़ गया। क्या है ये, प्राइस कम होने की वजह से टोटल रेवेन्यू बढ़ा, मतलब क्या, इलास्टिक, राइट और रॉन्ग? ठीक है। चलो अभी मैं आपको दूंगा कुछ एग्जांपल्स, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे अपन न्यूमेरिकल्स, ठीक है। प्राइस, क्वांटिटी, ठीक है। ये लो पहला एग्जांपल, 100 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 500, 120 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 200। सेकेंड एग्जांपल, 100 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 500, 120 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 490। थर्ड एग्जांपल, 100 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 500, 120 प्राइस पे क्वांटिटी लिखो 400। फोर्थ एग्जांपल, 100 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 500, या बोर हो गया ना, नया बनाते हैं चलो। 50 की प्राइस लिखो, 50 की प्राइस, क्वांटिटी भी लिखो 50 की, और 40 की प्राइस, क्वांटिटी लिखो 70 की। 50 की प्राइस, 50 की क्वांटिटी, 70 की प्राइस, 20 की क्वांटिटी। सिक्स्थ, 100 की प्राइस पे 400 की क्वांटिटी, 80 की प्राइस पे 500 की क्वांटिटी। 7, 100 की प्राइस पे 300 की क्वांटिटी, और 150 के प्राइस पे
200 की क्वांटिटी। एट्थ लिखो 40 की प्राइस पे 30 की क्वांटिटी, 30 की प्राइस पे 40 की क्वांटिटी। नाइन्थ लिखो 250 की प्राइस पे 4 की क्वांटिटी, 200 की प्राइस पे 5 की क्वांटिटी। टेंथ लिखो 500 की प्राइस पे 10 क्वांटिटी, 550 की क्वांटिटी पे 8 सॉरी 550 की प्राइस पे 8 क्वांटिटीज। चलो ये 10 एग्जांपल फटाफट सॉल्व करो, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला है, 10 मिनट का काम है, ठीक है। चलो इसके आंसर्स अपन देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके ठीक है। इसके आंसर्स नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसके अंदर कुछ थ्योरेटिकल अगर मुझे लगा एक आध दो पॉइंट लिख के देना है तो वो नेक्स्ट वीडियो में लिखेंगे, या तो फिर हम डायरेक्टली चालू कर देंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई थिंक ये पूरा कवर हो चुका है थ्योरेटिकल पार्ट वगैरह में सब, लेकिन अगर कुछ रह गया होगा एक आधा पॉइंट मुझे लगता है इंपॉर्टेंट है तो नोट के फॉर्म में लिख लेंगे अपन न्यूमेरिकल्स के बाद में। एंड देन इन द नेक्स्ट वीडियो द इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी टू डिस्कस द डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तुम बोलेगे अरे पहले किया ना सर अपन ने, अरे तब अपन ने डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड डिस्कस किया, यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड डिस्कस कर रहे हैं। मतलब इलास्टिक कब रहेगा, इनइलास्टिक कब रहेगा, वो डिस्कस करें कि क्यों रहेगा, उसका कैसे डिटरमाइन होगा, राइट, वो डिस्कस करेंगे। ओके नेक्स्ट वीडियो में आ रहा है ना ध्यान में, मजा आ रहा है पढ़ने में। चलो तो इस तरीके से हम सब कुछ कवर कर रहे हैं। आपको ध्यान में आ रहा होगा कि हम थ्योरी भी ले रहे, प्रैक्टिकल भी ले रहे, सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह भी सॉल्व कर रहे, मैथमेटिकल पार्ट भी आ जा रहा पूरा इसके अंदर, है ना। कोई भी टाइप का कैसा भी अगर एमसीक्यू आता है, थ्योरेटिकल बेस्ड आता है, न्यूमेरिकल बेस्ड आता है, कुछ भी आता है तो भी आप इसको सॉल्व कर पाओगे, राइट। चलो फिर, और हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करते रहो, प्रीवियस वीडियो, नेक्स्ट वीडियो, प्ले लिस्ट, क्लास ज्वाइन करने का फॉर्म, कंटिन्यू डू दैट। कोई भी नए बच्चे होंगे ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, कुछ नहीं ध्यान में आ रहा होगा, पहले डिस्कस किया होगा, कुछ पार्ट नहीं समझा होगा, तो प्लीज़ गो एंड वॉच दोस वीडियोस। कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में डालो, करेक्ट। बी सेल्फ डिसिप्लिन, डू द हार्ड वर्क, पढ़ाई करो अच्छे से क्योंकि हमें अच्छे से मार्क्स लाना है, बराबर। चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बाय बाय।